नमस्कार। स्त्री दर्पण की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हिंदी की प्रख्यात लेखिका अलका सरावगी 60 वर्ष की होने जा रही हैं। इस अवसर पे स्त्री दर्पण की ओर से कई आयोजन हैं और आज हम उनसे, अलका जी से इसी सिलसिले में बातचीत करेंगे उनके लेखन और उनके कृतित्व पर। हालांकि मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं कि ये हिंदी में जो षष्ठी पूर्ति की आडंबरपूर्ण परंपरा है, इस आयोजन का उससे वास्ता नहीं है। ये हिंदी के लेखन में एक लेखिका की सक्रियता को सेलिब्रेट करने का, उसका उत्सव मनाने का अवसर हमारे लिए है और उनके लेखन की गुत्थियों को समझने का भी। इत्तेफाक से इसी महीने अलका सरावगी का नया उपन्यास आया है, कुलभूषण का नाम दर्ज कीजिए। इसके पहले यानी अगर अलका सरावगी के रचना कर्म पर एक नजर डालें तो 90 के दशक में जब उनका पहला उपन्यास आया था, कली कथा वाया बाईपास, तो अचानक हिंदी की दुनिया एक तरह की सनसनी से भर गई थी। वो हिंदी में अगर उपन्यास लेखन की परंपरा की बात करें तो अपने आप में एक प्रस्थान बिंदु था। उसके पहले इतिहास और वर्तमान को गूंथते हुए एक ऐसी कथा जो लगभग इतिहास का पुनर्लेखन कर दे, हिंदी में दूसरी तत्काल नजर नहीं आती। और अलका सरावगी को उस कृति के लिए साहित्य अकेडमी सम्मान भी मिला। और अगर मुझे ध्यान आता है कि शायद वो हिंदी में सबसे युवा लोगों में थी जिनको ये सम्मान मिला, क्योंकि अक्सर साहित्य अकेडमी के साथ ये शिकायत आम है कि वो बिल्कुल लेखन के आखिरी सिरे में पहुंचे लोगों को जब वो 70 और 80 पार कर रहे होते हैं तो ये सम्मान मिलता है। अलका जी को बिल्कुल शुरुआती दौर में सम्मान मिला और मुझे एक निजी बातचीत में अलका जी ने बताया भी था, शायद सार्वजनिक तौर पे भी इसका बार बार उन्होंने उल्लेख किया हो कि उनके अनन्य और हम तमाम लोगों के बहुत आत्मीय रहे, मार्गदर्शक जैसे रहे ये अशोक सेक्सरिया जी ने उनको साहित्य अकेडमी मिलने पर दुख जताया था। कहा था कि इससे उनका लेखन बाधित होगा, इतने जल्दी उनको ये सम्मान नहीं मिलना चाहिए था। लेकिन अलका जी ने उनको गलत साबित किया तो नहीं कहूंगा, लेकिन दरअसल उनकी जो अपेक्षा थी कि उनका लेखन न रुके, उस अपेक्षा को सही साबित किया। आने वाले वर्षों में उनके तमाम उपन्यास जो आए अलग अलग विषयों पे, शेष कादम्बरी, कोई बात नहीं, एक ब्रेक के बाद, जानकी दास तेजपाल मैंशन, सच्ची झूठी गाथा, और अब ये उनका मेरा ख्याल है 7वां उपन्यास है। तो ये सक्रियता, ये गतिशीलता जो लगातार चली आई और इसमें दोहराव बिल्कुल नहीं है। तो आज अलका जी से हम उनकी इस औपन्यासिक यात्रा पे, उनकी इस कथा यात्रा पे बात करेंगे। हम लोग लगभग भूल गए हैं कि शुरुआत के दौर में उन्होंने बहुत अच्छी कहानियां भी लिखी थी और बल्कि मुझे ये ख्याल है कि मैंने उनके कहानी संग्रह की समीक्षा भी लिखी थी। खैर, हम हमारे साथ अलका सरावगी हैं। अलका जी, आपका स्वागत है। आपको सबसे पहले जन्मदिन की बधाई। और आपके नए उपन्यास कुलभूषण का नाम दर्ज कीजिए, यह एक ऐसे समय में लिखा गया उपन्यास है जब हम बहुत सारी बाड़ेबंदियों के, बहुत सारी सांप्रदायिक नफरत के शिकार हैं। विस्थापन जैसे एक मतलब नियति हो गया है। हाल के दिनों में मैंने एक बहुत बड़ा विस्थापन देखा भी, जो इत्तेफाक से इस लॉकडाउन के दिनों में पैदा हुआ। हम जानते हैं कि ये सारी कहानियां अनसुनी अनकही रह जाएंगी। आपने मैं जानता हूं कि मतलब इस पूरे दौर से पहले उपन्यास लिखना शुरू किया, लेकिन पूर्वी बंगाल की कुश्तिया की ये कथा आपके पास कैसे आई और कैसे आपने इसको लिखना शुरू किया? धन्यवाद प्रियदर्शन जी। और सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगी स्त्री दर्पण का, जिसने इस सुंदर आयोजन की परिकल्पना की है। और किसी भी लेखक के लिए उसके लेखन पर जो बातचीत होती है या उस पर जो एक विमर्श होता है, इससे सुंदर और कोई जन्मदिन का उपहार मेरे ख्याल से नहीं हो सकता है। तो बहुत धन्यवाद और बहुत आभार आप सबका। देखिए प्रियदर्शन जी, बात ऐसी है कि जब हम
कि कोई उपन्यास का एक बीज रूप हमारे अंदर शुरू होता है, हाँ, तो अक्सर यह होता है कि वह बीज कई बरसों से हो सकता है कि वो आपके जन्म के बाद से ही वो शुरू हो गया हो, लेकिन वो कहीं दबा हुआ पड़ा रहता है। और हाँ, बंगाल में रहते हुए यह जो विस्थापन था, इसकी तमाम कथाएं मेरे पास चली आ रही थी। मैंने बहुत बरसों से कलिकथा वाया बाईपास के रिसर्च के दिनों में जब मैंने बहुत सारे लोगों से बातचीत की उनके अनुभवों पर, तब भी मुझे पता चला कि कलकत्ते में बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनको कहते हैं कि बर्मा वाले हैं, यानी कि वो बर्मा से विस्थापित होकर आए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में। और इसी तरह बांग्लादेश, जो पहले पूर्वी बंगाल था, वहां से विस्थापित बहुत सारे लोग हैं जो हमारे इर्द गिर्द के परिवारों में है, और उनके पास बहुत सारी कथाएं हैं, क्योंकि ये विस्थापन 1947 के पहले से, बल्कि 46 से समझिए शुरू हुआ था, और जो आज तक चलता आ रहा है। और खासकर 71 की जो लड़ाई थी, जो हाँ, बांग्लादेश का हाँ, मुक्ति संग्राम था, उस समय भी बहुत से परिवार आए और उनकी भी तमाम कहानियां थी कि कैसे उन्होंने रात रात भर नदी पार की पैदल चलकर, और एक नवजात शिशु को उठाते गए क्योंकि नदी गहरी होती गई, और किस तरह उसकी जान बचाई गई, और किस तरह उन लोगों ने बहुत सारे खतरों के बीच से उन्होंने भारत की सीमा पर वो आए। तो इस तरह ये कथाएं मेरे आसपास हमेशा मंडराती रही हैं। और एक समय ऐसा होता है जब आप अचानक कोई कथा आपके लिए बहुत एक अलग तरह से जीवंत हो जाती है, और जब आप उसको एक्सप्लोर करते हैं, हाँ, हाँ, तब आपके पास और उससे जुड़ी हुई और हजार कहानियां चली आती हैं। तो ये ऐसा इस समय हुआ। मैंने कुलभूषण का नाम दर्ज कीजिए करीब 3 साल पहले लिखना हाँ, शुरू हाँ, किया था, जिस समय ये नेशनल रजिस्टर वाली कोई बातें नहीं थी, और बल्कि इसका नाम भी वही था, और तद्भव में एक लंबी कहानी के रूप में प्रकाशित हुआ था, जो अब उपन्यास का अमूमन पहला चैप्टर है। तो इस तरह फिर ये कथा बहुत और आगे विस्तार पाती गई कि किस तरह ये विस्थापन एक अंतहीन विस्थापन बन जाता है। यानी कि एक व्यक्ति जो अपनी जड़ों से उखड़ता है, अपना घर बार छोड़कर जब निकलता है, तो उसके बाद उसकी कलकत्ता तक, फिर कलकत्ते से दंडकारण्य के जंगलों में जहाँ राम सीता घूमे थे, उन जंगलों तक जाने की यात्रा, वापस लौटने की यात्रा, और आज तक विस्थापित रहे जाने की यात्रा, ये जो एक कथा थी, ये मूल रूप से ये कथा एक उपन्यास का रूप धारण करती चली गई। अच्छा, इत्तेफाक से मुझे लगता है कि जिन लोगों ने सबसे पहले उपन्यास पढ़ा उनमें मैं भी शामिल था। और ये उपन्यास पढ़ते हुए अचानक ये ख्याल आया कि जिसे हम विस्थापन की तरह एक राजनीतिक कहानी की तरह पढ़ते हैं, उसके अपने मानवीय आयाम बहुत गहरे होते हैं। जी और विस्थापन किसी एक दौर में बिल्कुल। खत्म हो जाने वाली प्रक्रिया नहीं है। वो शायद जीवन भर एक विस्थापन अपनी पीठ पे लादे चलते हैं। और इस उपन्यास में कुलभूषण को देखते बिल्कुल हैं, या श्यामा धोबी की जो कहानी है, जो और भी तमाम किरदारों की कहानियां हैं। बल्कि मैं इसको आपके दूसरे उपन्यासों से भी जोड़ पाता हूँ। मैं आपके शुरुआती उपन्यासों तक लौटूंगा, लेकिन अचानक चूंकि हमें कैसे समय में घिर गए हैं, जब ये सारे सवाल बड़ी तेजी से, बहुत हमलावर ढंग से हमारे ऊपर फेंके जा रहे हैं, जिसमें अस्मिता का सवाल है, राष्ट्रीय पहचान का सवाल है, और ये सवाल इतने उग्र हैं कि उसमें मानवीय विवेक और संवेदना की कोई जगह जैसे बची नहीं रह गई है। ऐसे में आपको लगता है कि आपका ये उपन्यास जो है, क्या इसकी स्वीकृति, या मतलब इसको पढ़ने का जो ढंग है, लगभग वही होगा जैसा आपने सोचा था, या इसको किसी और ढंग से भी पढ़ा जा सकता है इस दौर में? देखिए, ये खतरा तो बिल्कुल है, और कई लोगों ने जिन्होंने शुरुआती दौर में उपन्यास पढ़ा, उन्होंने मुझसे कहा भी कि हाँ, ये एक ऐसे समय में उपन्यास आ रहा है जहाँ ये उन लोगों के द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है जिनके लिए आप नहीं चाहती हैं कि वो इस्तेमाल हो। तो मैं हाँ, समझती हूँ कि साहित्य का जो एक मूलभूत जो फंक्शन है, जो काम है, वो है एक मनुष्य को, मनुष्य की मानवीय संवेदना उसकी जागृत करना। तो कुलभूषण के विस्थापन की जो पीड़ा है, वह हाँ, अगर सीरिया में विस्थापित होते लोगों की या रोहिंग्या मुसलमानों की पीड़ा से जोड़कर अगर नहीं देखी जा सकती होगी, हाँ, तो मेरे ख्याल से ये उपन्यास की एक विफलता होगी। क्योंकि विस्थापन का जो दर्द है, जो उसकी एक अपने घर से उजाड़े जाने की, सब कुछ छोड़ आने की, और फिर एक स्मृतियों का तोता बनकर जीने की, क्योंकि हाँ, जो रिफ्यूजी है वो बराबर वो एक अपनी स्मृतियों में ही जीता है। उसके लिए समय, पृथ्वी आगे नहीं बढ़ती है, वो पृथ्वी हमेशा पीछे की तरफ घूमती है। तो इस पीड़ा का अनुभव अगर पाठक करे, तो निश्चय ही उसकी सहानुभूति ऐसे लोगों से होगी जो बड़े राजनीतिक कारणों के कारण या किसी भी प्रकार के
द्वेष, सांप्रदायिक द्वेष के कारण लगातार आज के संसार में भी लगातार विस्थापित हो रहे हैं। अभी हाँ, हमने हाँ, हाँ। हाल में रोहिंग्या मुसलमानों के विस्थापन के बारे में पढ़ा, सीरिया के उस बच्चे की कथा जो समुद्र तट पर मरा हुआ पड़ा है, एक छोटा सा शिशु। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये सारी जो कथाएं हैं वो अगर आपके अंदर में वो एक उद्वेलन और एक तकलीफ पैदा करें हाँ, हाँ, कि हाँ। विस्थापन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज की दुनिया में, आज इस 21वीं सदी में भी विस्थापन बहुत बड़े पैमाने पर आज भी हो रहा है पूरी दुनिया में। बिल्कुल, बिल्कुल। बल्कि मुझे ख़्याल आया कि हमारी पिछली बातचीत में आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, स्वैच्छिक स्मृति लोप। तो अक्सर हम लोग ये जानते हैं कि जी साहित्य जो है किसी भी दूसरे अनुशासन के मुकाबले इस स्वैच्छिक स्मृति लोप के खिलाफ कहीं ज्यादा कारगर कार्रवाई है। यानी इतिहास जिसको दर्ज नहीं करता है, समाजशास्त्र जिसको बिल्कुल दर्ज नहीं करता है, जिसको भूगोल की सीमाएं ठीक से दर्ज नहीं कर पाती हैं, साहित्य शायद उनको दर्ज करता है। उसका अपना एक समय होता है जो अतीत और वर्तमान को जोड़ता हुआ होता बिल्कुल। है। मैं आपके पहले उपन्यास की ओर आ रहा हूँ, कली कथा वाया बाईपास। जाहिर है जी कि उसके सूत्र भी लगभग उसी तरह तैयार हुए होंगे जैसे कुलभूषण के सूत्र तैयार हुए। लेकिन उस दौर में जब हमारे यहाँ उदारीकरण बिल्कुल अपनी पहली दस्तक दे रहा था, जिसकी कहानी बाद में आपने एक ब्रेक के बाद में लिखी भी, जी उस दौर में कलकत्ता और उस मारवाड़ी समाज के भीतर जो एक ऐतिहासिक, अब उसको प्रवंचना कहें, स्मृति लोप कहें, इतिहास से बेखबरी कहें, उन सबको गूंथते हुए जो आपने उपन्यास तैयार किया, जी वो उपन्यास। अच्छी एक बात और मुझे कहते कहते ख्याल आया कि शायद उस उपन्यास के प्रकाशन में भी हम्म, मुश्किल आई थी। यानी जो किसी नए लेखक को जो संघर्ष करना पड़ता है कि उसका पहला उपन्यास कहाँ से आए, ये संघर्ष आपके उपन्यास के हिस्से भी आया था। तो एक तो ये अंतर कथा मैं जानना चाहूंगा। दूसरा, वो जो किशोर बाबू की पूरी कहानी, जिसकी बात बार बार हिंदी साहित्य में होती रही है, उसके बारे में आप बताइए। देखिए, मैंने कली कथा वाया बाईपास एक कहानी के रूप में ही लिखना शुरू हाँ, किया हाँ, था। हाँ। और मैं किसी व्यक्ति से मिली, परिचित से, जो जिनका हार्ट का बाईपास ऑपरेशन हुआ था, और उनकी पत्नी ने बताया कि मैंने इनको सुबह कहा कि आप बीच वाले कमरे में चाय लेंगे क्या, तो हाँ, उन्होंने कहा कि बीच वाला कमरा कहाँ, हाँ, हाँ, तो हाँ। दो ही तो कमरे हैं। यानी वो अपनी स्मृति के पीछे में लौट रहे थे। ये वही किशोर हाँ, बाबू हैं हाँ, जिन्होंने वो हाँ, 2 कमरों वाले घर से इस हाँ, हाँ, बीच हाँ, वाले कमरे वाले घर तक आने के लिए एक लंबा संघर्ष, जिसको कहते हैं सोशल क्लाइंबिंग, और अपने इतिहास को धोना पहुंचना, सब हाँ, कुछ हाँ, हाँ, किया था। तो ये हाँ, देखिए कि मतलब कि एक घटना जो इस तरह आदमी को अपनी स्मृतियों में ले जाती है। और हाँ, जब मैंने बीच वाला कमरा कहाँ है शीर्षक लगा करके ये कहानी हाँ, हाँ, शुरू की, तो कहानी वहीं आकर के रुक गई जहां पर जब बीच वाला कमरा नहीं था तब जीवन हाँ, कैसा था, हाँ, तब हाँ, हाँ, इतिहास क्या कर रहा था, तब वो समाज कैसा बन रहा था, या किस तरह वो उस व्यक्ति को बना रहा था या उसको तोड़ रहा था। तो हाँ, ये इसकी खोज में मैं जब गई, तब मुझे ये पता चला कि इतिहास माने इतना हमारे जो करीब का इतिहास था, जिसको आप चाहते तो मुड़कर उसको छू भी सकते थे, हाँ, हाँ, लेकिन उस इतिहास की कभी बात ही नहीं की गई थी। तब मुझे हाँ, पता चला कि जब 1943 में बंगाल का अकाल हुआ, उसके पहले 1942 में जब जापानियों द्वारा बमबारी करने का कलकत्ते पर खतरा था, कुछ बम गिरे भी बाद में, तो किस तरह कलकत्ता पूरा खाली हो रहा था, सारे लोग कहीं ना कहीं जा रहे थे डर के मारे। और हाँ, किस हाँ, तरह बंगाल के अकाल में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने सड़कों पर कोई एक लाश पड़ी हुई न देखी हो। इसी तरह 1946 में जब ग्रेट कैलकाटा किलिंग, हाँ, जब हाँ, हिंदू मुसलमानों के दंगे हुए, हाँ, तो हमारी माँ की एक चचेरी बहन, जिस तरह उनको मैटरनिटी हॉस्पिटल में ले जाने के लिए हिंदुस्तान पाकिस्तान में बांटा गया, कलकत्ता यानी बैरिकेड्स लगा करके उनको किस तरह गली गली से रिक्शे में डाल करके और मैटरनिटी हॉस्पिटल तक पहुंचाया गया था। तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि ये सारी कहानियां कभी हमारे जीवन में, हमारे आसपास क्यों नहीं कही गई थी। हमको स्कूल में हाँ, नहीं पढ़ाई गई थी, इतिहास में नहीं पढ़ाई गई थी। हम रोमन सभ्यता और इजिप्शियन सभ्यता हाँ, पढ़ हाँ, रहे थे, हाँ, लेकिन हमारे बिल्कुल आसपास के जीवन में, और ये बातें कभी उनकी कहानियों में भी, हमारे जो आसपास हमारे जो परिवार था उनके पास ये कहानियां थी, पर ये कहानियां हमको कभी सुनाई नहीं गई थी। हाँ, हाँ, तो हाँ, मुझे हाँ, लगा कि कहीं ना कहीं आजादी के बाद का जो एक विकास हुआ, वो जिसको आप इनवॉलंटरी अमनीशिया या स्वैच्छिक हाँ, स्मृति लोग कहते हैं, कि अन्य आप उन बातों को भूलना चाहते हैं, आपको हाँ, जरूरत नहीं लगती है कि उन बातों को आप अब याद करें। और उसके साथ ही कहीं ना कहीं जो आदर्शों की
के लिए जो लड़ाई थी, यानी कि एक बहुत बड़ा एक सामाजिक राजनीतिक नवजागरण जो था, जो सिर्फ माने स्वतंत्रता पाने के लिए नहीं था, तो उन सारे आदर्शों का एकदम एक बिल्कुल क्षय होना या उसकी कहीं खुरचन भी कहीं नहीं दिखाई देना। और ये सिर्फ एक मारवाड़ी कम्युनिटी की कथा उस तरह नहीं थी, क्योंकि ये किशोर बाबू आपको हर कम्युनिटी में मिल जाएंगे, देश के हर प्रांत में मिल जाएंगे, जो समझौते करते हैं, जो आज़ादी की लड़ाई में जिन आदर्शों को, जिनसे उनका जो मुखातिब होते हैं, किस तरह उनको पूरी तरह भूल जाते हैं। और बल्कि जब कलिकथा वाया बाईपास का जब इटालियन संस्करण और फ्रेंच संस्करण आया, तो खुद मेरे अंदर ये एक बिल्कुल बड़ा आश्चर्य था कि उन लोग इन किशोर बाबू से कैसे रिलेट करते हैं। तो तब मुझे बाद में जब इटालियन का तुरंत ही दूसरा संस्करण निकला, और उन लोगों के बड़े बड़े संस्करण होते हैं, माने हिंदी के संस्करणों से करीब तिगुने चौगुने बड़े होते हैं एक एक संस्करण, तो मुझे ये लगा कि कहीं ना कहीं वे लोग भी एक इटालियन किशोर बाबू से आइडेंटिफाई कर रहे थे, जो जीवन में जैसे एक जो समय बीत गया उसको बिल्कुल भूल करके और एक दूसरी जिंदगी एक नए सिरे से जो आरंभ करते हैं, जिसमें कहीं उसकी पुराने की छाया भी नहीं रहती है। तो इस तरह ये देखिए कि ये कहानी और मारवाड़ी समाज की कहानी की तो ये बात है कि बहुत सालों से, बचपन से मैं अपनी दादी के बहुत नजदीक थी और उनसे तमाम माइग्रेशन की कथाएं सुनती आई थी कि किस तरह ये लोग आए, किस तरह कलकत्ते से फिर उनकी शादी हुई राजस्थान में, कुछ दिन वहां रहे, फिर वापस आए, किस तरह फाटके खेले जाते थे, पूरे परिवार की संपत्तियां, कई लोग माने ओवरनाइट, जिसको टॉमस टिनबर्ग जिन्होंने मारवाड़ियों पर किताब लिखी है, मारवाड़ीज फ्रॉम ट्रेडर्स टू इंडस्ट्रियलिस्ट, जो कि एक सेमिनल किताब है अगर आपको मारवाड़ियों पे पढ़नी हो तो कि वो कहते हैं कि अ पेंचेंट फॉर टेकिंग रिस्क। तो ये सारी कथाएं जैसे बचपन से हमेशा चारों तरफ घूम रही थी, और ये सारी कथाएं जुड़ करके एक तरह का एक जो जिसको आप कहते हैं कि एक देश की कथा बन जाती है, यानी कि हम सब किस कहाँ पर पहुंचे थे। उदारीकरण का जो आप ठीक कहते हैं कि वो बिल्कुल पहला नया दौर था, जिसमें बहुत सारी चीजें स्पष्ट भी नहीं थी, पर फिर भी ये दुकानें खुल रही थी, चीजें आ रही थी, और लोग किस तरह से उन चीजों की तरफ आकर्षित हो रहे थे। माने जीवन शैली का जो बदलाव था, जो वहां से शुरू होता है उदारीकरण 91 के दौर से, तो वो सब उसमें कहीं ना कहीं एक अनुस्यूत होता गया उस कथा में। अच्छा, अब मुझे ख्याल आता है कि जो आपका दूसरा उपन्यास था, शेष कादम्बरी, वो बिल्कुल एक भिन्न जमीन का उपन्यास था। मुझे उस सिलसिले में कई बातें ध्यान में आती हैं। एक तो ये कि जब कलिकथा छपकर आया था और उसकी बड़ी चर्चा हो रही थी, तब हिंदी में स्त्री विमर्श का शोर बिल्कुल जैसे शुरू हुआ था, और हर लेखिका के लिए जैसे कसौटी तय की जा रही थी कि उसके लेखन में स्त्री पात्र और स्त्री संघर्ष कहाँ है। तो उस उपन्यास को लेकर मेरी राजेंद्र यादव जी से कई बार बात हुई थी, और यादव जी कहा करते थे, जो उस उपन्यास के प्रशंसक थे, ये मानते हुए कि अपने वो बड़े पाए का उपन्यास है, वो बहुत हल्के स्वर में, शायद इसलिए कि उन दिनों स्त्री विमर्श का जो झंडा है वो बिल्कुल उन्होंने उठा रखा था, बल्कि वो झंडा तैयार भी उन्होंने ही किया था अपने ढंग से, जिस पे सवाल भी उठते रहे तरह तरह के। हाँ, तो उनको ये शिकायत थी कि इसमें तो स्त्री किरदार गायब है बिल्कुल। लेकिन हम पाते हैं कि अचानक जो दूसरा उपन्यास आपका आता है, शेष कादम्बरी, वो बिल्कुल स्त्री कथा ही है। तो मतलब कई बार मुझे ये ख्याल आया कि कहीं इस चर्चा से कुछ प्रभावित आपका ये नया विषय चुनाव रहा हो, या जो नया बनता भारत था जिसमें कादम्बरी जैसी लड़कियां अपने ढंग से अपनी बात कह रही थी, तो वो विषय आपको कहाँ से मिला? कैसे ख्याल आया कि अब इससे बिल्कुल एक अलहदा सा उपन्यास आप लिखने जा रही हैं, लिखा आपने? देखिए, कुछ बातें बहुत सारे जीवन में संयोग घटित होते हैं और उस पर आधारित कुछ एक अलग तरह की कहानियां आपके जीवन में चली आती हैं। तो राजेंद्र यादव ने मुझे फोन करके कहा था, जब हालांकि उन्होंने इसके पहले मेरी 2 कहानियां लौटा दी थी, और एक बार भारतीय भाषा परिषद में मिले तो उन्होंने कहा भी कि अरे तुम तो नाराज होगी कि मैंने तुम्हारी कहानी नहीं छापी। तो हम तो सारा आकाश, क्योंकि हमारे +2 के सिलेबस में थी और राजेंद्र यादव के घोर प्रशंसक थे, बल्कि एक जो विद्रोही मानसिकता होती है, तो वो भी कहीं ना कहीं राजेंद्र यादव के सारा आकाश को पढ़कर तैयार हुई थी। और प्रभा का जो चरित्र था, उससे मैं अपने को बहुत आइडेंटिफाई करती थी, क्योंकि मेरी 2 बहनों की शादियां हो चुकी थी और
मुझे लगता था कि उस तरह के जीवन हाँ, के लिए मैं तैयार नहीं हूँ या इक्विप्ड नहीं हूँ। हाँ, तो राजेंद्र यादव जी ने जब कलिकथा छपी तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने फोन करके मुझे कहा कि अरे भाई तुमने तो कमाल कर दिया। और फिर हाँ, बाद में उन्होंने हंस के संपादकीय में लिखा कि ये डीफेमिनाइजेशन का उदाहरण है कि हाँ, एक औरत एक पुरुष के रूप में लिखती है। तो हाँ, मुझे ये लगा कि राजेंद्र जी का अपना सोच डेफिनेटली था और उनका एक जटिल व्यक्तित्व भी था, लेकिन मुझे ये लगा कि क्यों औरतों से ये कहा जाए कि वो एक औरत बनकर ही लिखें या औरतों के विषय लिखें या औरतों के लिए लिखें। मुझे लगा कि कहीं ना कहीं एक तरह का ये गेटोइजेशन है जो हम हाँ, स्त्री विमर्श के नाम पर स्त्री विमर्श का कद छोटा कर रहे हैं कि आप और कुछ नहीं लिख सकते हैं या हाँ, मतलब आपको इसी तरह लिखना है, या ये जो औरत के संघर्ष की पीड़ा है या जो कि है ही, जो एक सच है, लेकिन उसको आप सिर्फ उसी को ही लिखते जाइए। तो मुझे ये लगा कि ये कहीं ना कहीं मतलब एक स्त्री विमर्श के साथ एक अन्याय है। और मेरे हाँ, दिमाग में ऐसी कोई कभी धारणा नहीं थी कि मतलब मुझे एक स्त्री होने के नाते स्त्री के अनुभवों को लिखना है। और देखिए कलिकथा वाया बाईपास में जो नामवर जी ने बाद में कही ये बात, जब उसको श्रीकांत वर्मा पुरस्कार मिला उस आयोजन में, कि जो किशोर बाबू की पत्नी का मौन है, यानी कि हाँ, वो बिल्कुल नहीं बोलती हैं, ये मौन इतना बोलता है, ये हाँ, अपनी हाँ, अपनी पीड़ा इतनी कहता है। तो मुझे लगा कि मैंने हम टाइप कास्ट कैरेक्टर्स हाँ, चाहने लग गए कहीं ना कहीं, एक स्त्री विमर्श के नाम पर हम स्त्रियों से ये, स्त्री लेखिकाओं से ये आशा की जाने लग गई या उनके ऊपर एक दबाव सा बना कि हम हाँ, एक तरह के टाइप कास्ट कैरेक्टर्स तैयार करें जिनके हाथ में फेमिनिज्म का झंडा हो ही हो। हाँ, यानी कि अगर एक शहर या गांव है तो उसमें हर स्त्री विद्रोहिणी हो और हर पुरुष शोषक हाँ, हो। तो हाँ, मुझे लगा कि ये कहीं ना कहीं मतलब ये, हालांकि ये कलिकथा लिखने के बाद के दिनों की मेरी डिस्कवरी थी। खैर एनीवे, मैं शेष कादम्बरी लिखने की मेरी कोई योजना ऐसी नहीं थी कि स्त्री पात्रों को लेकर लिखना है, लेकिन हुआ ये कि व्यक्तिगत तौर पर कलिकथा छपने के बाद में मेरे जीवन में एक बहुत बड़ी दुर्घटना घटी और एक तरह का मुझे काफी नर्वस ब्रेकडाउन सा भी था। और मुझे ये लगा कि मैंने कि आई एम फिनिश्ड एज अ राइटर, मुझे नहीं लगा कि मैं लिख पाऊंगी कभी। और उसके बाद में मैं रूबी गुप्ता जैसी एक महिला से हाँ, मिली हाँ, जिनके पास तमाम कहानियां थी अपने जीवन की, अपने एडॉप्शन के अनुभव थे। एक 70 साल की औरत आपको अपने कि मैंने कि वो एक नो मैंस लैंड में है जहाँ मैंने दोनों परिवार उसके अपने नहीं या उसको अपना नहीं सकते हैं। तो उसकी जो पीड़ा थी उसको उसको भी मैंने बचपन में चूंकि जाना था, तो और उनकी कहानियों से ऐसा हुआ कि, और उनका उनके जीवन में इतनी विविधता थी कि वो हाँ, किस तरह का सोशल वर्क कर रही थी, तमाम औरतों की मदद कर रही थी। तो उनके कारण वो कहानियां मुझे अपने उस मानसिक जिसमें मैं पड़ गई थी अवसाद में, उससे निकालने में और मतलब फिर वो कहानी जब मैं लिखने लग गई तो वापस मेरे अंदर का जो लेखक था वो जीवित हो गया और इस तरह शेष कादम्बरी की कहानी लिखी गई। लेकिन एक बात है प्रियदर्शन जी, अगर आप हाँ, हाँ, ध्यान दें हाँ, हाँ, तो स्त्री विमर्श की जब बात की जाती है तो उसमें हाँ, शेष कादम्बरी का कहीं जिक्र नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि हाँ, ये मैंने ये वो बात उस तरह का, बिल्कुल ठीक है। हाँ, जो कि एक जो मैंने जो कहानियां मैंने एक बहुत सारे चीजों को लेकर के चलती हैं, तो उसका क्या सिर्फ एक स्तर मैंने, आप उसमें सिर्फ एक स्त्री होने का संघर्ष आप नहीं पाएंगे, हाँ, उसमें हाँ, बहुत हाँ, बहुत तरह की कहानियां उसमें जुड़ी हुई हैं। हाँ, हाँ, तो हाँ, इसलिए शायद जब स्त्री विमर्श की बात की जाती है तो तमाम स्त्री पात्रों के बावजूद भी शेष कादम्बरी का नाम कम से कम मैंने तो कहीं नहीं सुना कि हाँ, उसमें हाँ, हाँ। आया हो। नहीं, मैं आपको बताता हूँ ऐसे ही। मुझे ये ख्याल है कि मैंने आपकी कई किताबों की रिव्यू लिखी उसके बाद के दौर में भी शायद, बल्कि शेष कादम्बरी पे मैंने एक बड़ी लंबी टिप्पणी लिखी थी और वो हंस के लिए जी ही लिखी जा रही थी। और इस सिलसिले में मेरी बात दो लोगों से लगातार हो रही थी। एक राजेंद्र यादव थे और दूसरे हरीश त्रिवेदी जी थे। और जी मतलब बहुत सारे सहमतियों के बावजूद मुझे अपनी रिव्यू बहुत ही पसंद थी। और कहीं हम लोग इस बात को लेकर बार बार चर्चा कर रहे थे कि ये बिल्कुल एक अलग सा उपन्यास है। और जो स्त्री विमर्श के मतलब उसका कोई दायरा होता है ऐसी बात पे नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर स्त्री विमर्श की कुछ कसौटियां हो सकती हैं तो उन कसौटियों पे शेष कादम्बरी बहुत आगे जाता है। उसकी जो नायिकाएं हैं, उसके कितने किरदार हैं उसमें, तो वो सब हम लोग उसकी चर्चा करते रहे। इत्तेफाक से आपको बताता हूँ कि उन दिनों कंप्यूटर हमारे घर पे नहीं हुआ करता था और मैं जनसत्ता में लिखा करता था, टाइप किया करता था सारा कुछ। और जी जनसत्ता के फॉर्मेट में अगर आप लगातार अपडेट न करते रहें तो कुछ दिन में वो फाइलें गायब हो जाती थी, उसमें व्यवस्था थी अपने आप।
और वो अच्छा, तो वो एक दिन गायब हो गए। किसी गफलत में वो फाइल गायब हुई ऐसी कि मैं अगले एक डेढ़ महीने तक बिल्कुल, मतलब डिप्रेशन शब्द का तो इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन बड़ी गहरी मायूसी में डूबा रहा। उसके बाद मैं लिख जी नहीं पाया। लेकिन मुझे लगता है कि शेष कादम्बरी की चर्चा आज हम लोग कर रहे हैं, जो बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं उसको, उन सबके भीतर कहीं ना कहीं, मतलब किसी आलोचकीय चर्चा को छोड़ दें तब भी ये ख्याल जरूर है कि वह एक बड़ी स्त्री कथा है। मैं अब आपके दूसरे उपन्यासों पे आता हूँ। जी मतलब बल्कि मुझे कई बार लगता है कि कोई बात नहीं, जो उपन्यास है उसको भी कहीं ज्यादा चर्चा मिलनी चाहिए थी। और वो भी स्त्री कथा का ही उदाहरण है, एक माँ और बेटे के बीच के रिश्ते का। वो तो उसका एक अलग सा अनुभव था जब मैं उसको पढ़ रहा था। और कैसे वो बिल्कुल बेटे का हाथ थाम के बढ़ती हुई माँ, बेटा बार बार मतलब जैसे अपने जीवन में लौटता है, दूसरी तमाम तरह की शुरुआतें कराने की कोशिश। वो अपने आप में एक कमाल का उपन्यास था, जिसको उतनी चर्चा मुझे लगता है वो जितनी मिलनी चाहिए थी नहीं मिल पाई। बल्कि मुझे ध्यान आता है कि शायद उस पे मेरी टिप्पणी के बाद ही हमारे और आपके बीच का जो संवाद था वो बहुत जी शायद आत्मीय ढंग से बना और बढ़ता गया। उसके बाद जानकी दास तेजपाल मेंशन को लोग लगातार याद करते हैं। शायद इसकी एक वजह यह है कि उसका एक सार्वजनिक संदर्भ नक्सलवाद के आंदोलन से जुड़ता रहा। और कलकत्ता में जो टूट फूट मेट्रो के दौर की शुरू हुई, और कैसे एक किरदार वापस लौटता है जो जो अपनी पुरानी कहानी भी लिख रहा है और नए दौर को भी देख रहा है। तो वहां भी जी आपने एक बड़ी, आपके शिल्प में मैं बात करना चाहता था। मैं जानता हूँ शिल्प और कथ्य एक दूसरे से गुथे हुए होते हैं, और बहुत सावधान ढंग से आपने शिल्प का चुनाव कम से कम शुरुआती उपन्यासों में पता नहीं किया या नहीं किया। लेकिन यहाँ जो तेज जानकी दास तेजपाल मेंशन में दो कहानियां पैरेलल सी चलती हैं। मतलब एक ही किरदार है जो अपनी पिछली कहानी भी लिख रहा है, और वही किरदार एक नए दौर को भी देख रहा है। नक्सलवाद की विफलता को लेकर, उस आंदोलन की विफलता को लेकर इत्तेफाक से उस दौर में बहुत सारे उपन्यास आए। उसके बीच आपका ये उपन्यास भी रहा, चर्चित रहा। तो और इसके साथ मैं जोड़ दूं, चूंकि हम लोगों के पास समय बहुत कम होगा, एक ब्रेक के बाद, एक ब्रेक के जी बाद उदारीकरण की प्रक्रिया को, शायद हिंदी में वो भी अपने ढंग का कि उदारीकरण के असर को तो हम लोग कई स्तरों पे महसूस करने वाले लोग रहे हिंदी में। हम्म, लेकिन उस प्रक्रिया को घटित करने के पीछे जो कारक थे, उस प्रक्रिया के घटित होने के पीछे जो कारक थे, जो औद्योगिक सोच थी, जो प्रबंधकीय सोच थी, कैसे वो चीजों को आकार दे रही थी, और कैसे वहां भी, उसके भीतर भी एक असंतोष, एक तरह का उसके खिलाफ विद्रोह उस उपन्यास में दिखाई पड़ता है। तो एक तरह से देखें तो ये दोनों उपन्यास एक दूसरे से गुथे हुए दिखाई पड़ते हैं। और जो तीसरा उपन्यास उसके बाद आता है, सच्ची झूठी गाथा, जो एक जी नक्सली किरदार की प्रतीक्षा में, बल्कि शायद ये सबसे कम सबसे घटना विहीन उपन्यास है, जिसमें जी विचारों और संवाद का द्वंद्व सबसे ज्यादा है। तो आप इन अलग अलग उपन्यासों के लेखन की प्रक्रिया को क्या एक दूसरे से जोड़ के देखती हैं, या किस तरह इनने ये सारे चुनाव किए, ये सारी कहानियां लिखी? देखिए, ऐसा है कि हम जिस समय में जीते हैं, वो समय बहुत तरह-तरह के रूपों में, तरह-तरह की लेयर्स में हमारे अंदर ज़िंदा रहता है, क्योंकि हाँ, हमारे आस-पास इतनी विविधता है जीवन की। और एक एक आपके पास एक पोटली होती है, जिसमें आप लगातार कथाएँ ये जमा करते रहते हैं। वो कथाएँ जीवन से भी आती हैं, आपके आस-पास के लोगों से आती हैं, आपके जो बड़ा जो हाँ, हाँ, बाकी का जो परिकर है, उससे आती हैं, अखबारों से आती हैं, जो दुनिया में घटनाएँ हो रही हैं, उनसे आती हैं। और मेरा ख्याल है कि एक लेखक उस समय को जीता हुआ कई बार अलग-अलग कारणों से किसी एक कथा की तरफ या किसी एक ऐसे पात्र की तरफ आकर्षित होता है, जहाँ से उसको एक बड़ी कथा यानी कि एक पूरे एक बहुत सारे लेयर्स की, बहुत सारे डायमेंशंस, आयामों की कथा उसके लिए कही जा सकती है, ऐसा उसको लगता है। तो ये देखिए कि वहाँ से ये शुरुआत होती है, पर अंततः लेखक की जो समझ है दुनिया की और जो हाँ, लेखक जैसी दुनिया देखना चाहता है,
या उस दुनिया में जो वो देखता है कि किस तरह से चीजें बिखरती हैं, टूटती हैं, या जो लोग संघर्ष कर रहे हैं उनसे किस तरह उनसे जुड़े रहते हैं, या उनको किस तरह बदलते हैं, या खुद अपने आप को बदलते हैं। तो ये सब कुछ एक साथ चलता रहता है। और ये कथाएं, अब आप अगर एक ब्रेक के बाद कहीं, तो उसमें एक केवी शंकर अय्यर हाँ जैसा एक बिल्कुल। कॉर्पोरेट कैरेक्टर है, जो हाँ कि मतलब एक सोचता है कि जो विकास है वो बिल्कुल सबके लिए, ट्रिकल डाउन इफेक्ट जिसको हम कहते हैं। हाँ तो जो दूसरा पात्र है गुरुचरण, वो उससे कहता है कि क्या वो सड़क पर पड़े भिखारियों को भी मिलेगा जो कुत्ते हाँ की तरह जीवन जी रहे हैं। तो देखिए कि ये जो सवाल हैं, और फिर एक भट्ट जैसा कैरेक्टर है जो लगातार हाँ नौकरियां बदलता रहा, लगातार असफल होता रहा। किस तरह इन तीन पात्रों के बीच में वो हाँ सारी कश्मकश, वो सारी बेचैनियां, वो सारे सवाल, वो सारे वो प्रश्नाकुलता वो बनी रहती है, और किस हाँ प्रकार वो सवालों से जूझते रहते हैं। अब अगर जानकीदास तेजपाल मेंशन पर हम आए, तो कलकत्ते की जो मेट्रो रेल जब बनी, तो ये जो जानकीदास तेजपाल मेंशन था किस तरह आगे की तरफ झुक गया, और अमेरिका में अपने समय से बहुत आगे कंप्यूटर की पढ़ाई किया हुआ एक इंजीनियर हाँ हाँ आकर के बिल्कुल। परिवार के दबाव के कारण उसमें रहता है, और जब मकान जब गिरने वाला होता है तो वो उसको बचाने के लिए अपना सब कुछ उसमें लगा देता है। तो ये देखिए कि किस तरह जो नया जो भारत बन रहा था, उसने किस तरह एक पुराने को लगातार विस्थापित किया। एक तरह से इतिहास का विस्थापन था, क्योंकि हाँ हाँ ये जो हाँ सेंट्रल एवेन्यू थी, उस पर 1920 में कलकत्ता इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने ये बहुत सारे बड़े बड़े प्लॉट्स काटे थे, जिनमें 4 तल्ले के ये मकान बने थे, जिसमें एक एक मकान में 80-80 परिवार रहते थे। और जब जब मकान झुका मेट्रो रेल की गलत खुदाई के कारण, तो जब बस गुजरती थी तो ये 80 परिवार उनमें झूलते थे, हाँ हिचकोले हाँ खाते हाँ थे। और बल्कि एक ऐसे परिवार से मैं मिलने गई तो मुझे लगा कि मतलब 1 मिनट जैसे लगता है कि आपको चक्कर आ जाएगा, क्योंकि सब कुछ टेढ़ा है। यानी कि अगर आप हाँ टेबल हाँ पर हाँ अगर पेन रखें तो रोल होकर के आगे चला जाएगा। तो ये देखिए कि मैंने एक और फिर उस व्यक्ति की जो अपनी जो जद्दोजहद थी, और किस तरह जो सारा जो सत्ता तंत्र है, नेता, पुलिस, जो आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं और पूंजीपति हैं, जो व्यापारी हैं, वो सब कैसे मिल करके उस मकान को धराशायी करने में लगे हैं। हाँ और हाँ सिर्फ हाँ मकान ही धराशायी नहीं होता है, बल्कि जो मुख्य पात्र है जो इसको बचाने के लिए सब कुछ अपना लगाए रखता है, वो खुद भी किस तरह धराशायी होता है, क्योंकि ये व्यवस्था, ये सत्ता उसको कैसे को ऑप्ट कर लेती है। हाँ यानी कि हाँ वो हाँ भी, जब जिस दिन वो बेदखल हो रहा है, उसी दिन वो भी किसी बुढ़िया को उसके हाँ पुराने हाँ मकान से बेदखल कर रहा है, जहाँ उपन्यास का अंत होता है। हाँ हाँ तो ये देखिए कि ये सारी कहानियां आप जब कह रहे थे तो मुझे बड़ा कुछ आश्चर्य सा भी लग रहा था कि कैसे आप इस पूरी चीज को जोड़ करके देख रहे हैं। आमतौर पर हाँ लोग एक किताब की एक कहानी पर बात करते हैं। तो वाकई मतलब कि ये सारा जो हमारे जिस तंत्र में हम रहते हैं, जिस समाज में, जिस राजनीति में, जिस आर्थिक तंत्र में, और जो रोज जो एक आम आदमी जिन चीजों को झेलता रहता है, उसकी कथा इतिहास दर्ज नहीं करता है, क्योंकि वो आदमी इतना मामूली है। लेकिन वह मामूली आदमी किस तरह माने इन चीजों से कुछ से जूझता है, और किस तरह ये राजनीति उसके पूरे सोच को, उसके पूरे दिमाग को, उसके जीवन को बिल्कुल अस्त हाँ व्यस्त करती है, या बनाती है, बिगाड़ती है, जो भी करती है। तो ये सारी कथाएं उस तरह से मिल करके, आप कहें तो एक तरह हमारे समय की कथा शायद इस तरह लिखी जा रही होगी। मेरे अनकॉन्शियस में और कॉन्शियस में भी शायद इस तरह आती होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिस समय की कथा हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं, आज पा रहे हैं कि उस समय बहुत बदल गया है। हम लोग बिल्कुल अपनी बातचीत के बिल्कुल आखिरी दौर में हैं। मुझे लगता है कि एक तरह से जी। ये आखिरी सवाल जैसा ही होगा। वो ये कि हम लोग मतलब 90 के दशक में जब आपने लिखना शुरू किया था, जी। अभिव्यक्ति के खतरे तो हमेशा रहे हैं, और लेकिन आज वो जितने नुकीले ढंग से हमारे सामने हैं, जहां असहमतियों को सीधे सीधे देशद्रोह बताया जा रहा है, जहां हर चीज की कसौटी एक खास तरह की विचारधारा हो गई है, जहां सांप्रदायिकता एक मूल्य बना दी गई है, जहां एक न्यू नॉर्मल पैदा हो रहा है, इन सबके जी। बीच मतलब एक तो आपका जो उपन्यास, फिर हम उस पर लौटते हैं, कुलभूषण का नाम दर्ज कीजिए। इस उपन्यास के बारे में जो मैंने पहले भी कहा था, इसको किस तरह लिया जाएगा, इस सवाल को आप अपने ढंग से देखते हुए आने वाले दिनों में क्या कोई दूसरा लेखन, संदर्भ, कोई ऐसा किरदार, कोई ऐसा विचार जिस पे आपको लग रहा है कि काम कर रही हैं, आप काम करना चाहिए,
मुझे ख्याल है कि आपने कहा था कि गांधी पे आप इधर लगातार गांधी जी को लेकर पढ़ रही हैं। पढ़ रही हूँ जी। तो ये अनायास है या कहीं हम सबकी चेतना पे इस बहुत घायल जख्मी समय में गांधी दस्तक दे रहे हैं? क्या लग रहा है, आप अपनी अगली कृति से आसपास कुछ रखने जा रही हैं? जी, मुझे देखिए अभी तक खुद मेरे लिए बहुत स्पष्ट नहीं है कि आगे क्या करूँगी। हाँ, लेकिन जब कहीं मुझे लगता है कि अचानक कहीं कोई एक सुगबुगाहट पैदा होती है और हाँ, हम उसको देखना चाहते हैं, उसको पढ़ना चाहते हैं, तो गांधी की शख्सियत पर मेरे खुद के पास में कई किताबें हैं, जिनको हाँ, मैंने कभी पढ़ा होगा, कभी छोड़ा होगा। तो अभी हाँ, मैंने वो सारी किताबें अपने स्टडी से निकाल कर के एक जगह इकट्ठी की और मुझे हाँ, लगा कि मैं देखना चाहती हूँ कि गांधी आखिर कौन थे और क्या थे? वो हाँ, फादर हाँ, ऑफ द नेशन थे तो कैसे थे, जो लोग उनको खलनायक बता रहे हैं आज के दौर में, हाँ, तो हाँ, वो उसको किस तरह से देख रहे हैं। तो मतलब एक व्यक्ति के तौर पर, एक महात्मा के तौर पर गांधी के क्या मतलब, तो मैं उसको एक अपने तरीके से उसको देखना चाह रही थी। हाँ, तो अब हाँ, हाँ, मुझे नहीं पता है कि ये किसी उपन्यास के रूप में आएगा या यूं ही, मतलब हम हमेशा हाँ, 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 पढ़ते रहते हैं तो पढ़ने पढ़ने वालों को पढ़ने का शौक होता है, मैं तो घर पर कुछ भी पढ़ लेती हूँ। हाँ, तो हाँ, इसलिए मतलब, और हमेशा से मेरा पढ़ना उस तरह का ही रहा है कि कभी भी कुछ भी अचानक कहीं कोई इच्छा हो गई कि कुछ किसी विषय का ज्ञान प्राप्त किया जाए, तो हम वही पढ़ने लग गए, तो ऐसा होता है। तो मुझे हाँ, नहीं पता है, लेकिन किंतु मुझे लगता है कि हमारे समय को समझने के लिए, बल्कि हाँ, हमारी पिछली सदी को समझने के लिए, हाँ, और एक तरह से मतलब हमारा जो इतिहास है, इस देश का इतिहास, इस विश्व का इतिहास, उसको हाँ, समझने के लिए कहीं गांधी एक कुंजी हो सकते हैं। और हाँ, यह आज का जो दौर है, इसको भी समझने के लिए गांधी एक कुंजी हो सकते हैं, हाँ, क्योंकि हाँ, गांधी एक ऐसा वल्नरेबल चरित्र है। हाँ, एक तरह से आप देखिए, क्योंकि वो इतना ट्रांसपेरेंट है, इतना पारदर्शी है कि वो अपने बारे में कोई बात छुपाता नहीं। हाँ, तो इसलिए वो इतना वल्नरेबल है कि उसको वो अपने को एक तरह से महात्मा कहे जाने के लिए पेडेस्टल पर बैठाने के लिए भी लोग तैयार हैं, और उस पेडेस्टल हाँ, को तोड़कर उसको गिराने के लिए भी तैयार हैं। हाँ, तो हाँ, इसलिए मुझे लगता है कि वो एक चरित्र के रूप में मैं एक उसको किस तरह से देख पाती हूँ, ये हाँ। फिलहाल मेरी यात्रा अभी चल रही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस यात्रा से कोई मूल्यवान सी चीज हिंदी के संसार को मिलेगी। आपको एक बार फिर जन्मदिन की मैं बधाई दे रहा हूँ, और आपको ये आयोजन चलता रहेगा। निजी तौर पे तो धन्यवाद नहीं दूंगा, लेकिन स्त्री दर्पण की ओर से ये समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आयोजन चलता रहेगा। मैं तमाम लोगों से आग्रह करूंगा कि इसकी अगली कड़ियां भी देखते रहें। आज अलका जी का जन्मदिन है, उनको एक बार फिर बधाई। और अब मैं ये रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।